Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. Beta, in the previous lectures, as we know that we have completed the first 6 units up to the lecture number 14. And now in the lecture number 15, we are going to start the unit number 7. Unit number 7, the chapter name is Lil by Lil, One Walks For. Lil by Lil, One Walks For. मतलब क्या बनता है बेटा इस बात का? इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, बहुत दूर तक का सफ़र वो तय कर लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान, वन का मतलब यहाँ पर होगा इंसान, एक इंसान दूर तक चला जाता है, दूर तक चला जाता है मतलब अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। ठीक है, अच्छा आज हमने क्या करना है, इसका हमने करना है ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 7 की, और इसके साथ इसके हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, so here are the all difficult meanings from the full chapter. So let's start the translation. Beta, very first paragraph is, the last couple of years have been a long bumpy ride for me, and they have as they have for everyone of my age. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. All of them have dealt with them in their own way. As a personal participant in this game we call life, I would say I worked hard for the first place and earned it. That is just my creative view of things. It is bad, but the fact is that not everyone says it in the same way as I do. अच्छा, अब हमने जब पहला पैराग्राफ रीड आउट किया ना, तो हमें ये समझ में आया कि कोई शख्स अपने बारे में बात कर रहा है, अपनी लाइफ का एक कोई वाक़या शायद वो बयान करने के लिए जा रहा है। ऐसा ही है बेटा, इस आपके पास जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है आपकी, इसमें एक स्टूडेंट दिखाया गया है आपकी ही एज का, टीन एज का, यानी 15-16 साल का एक बच्चा दिखाया है। वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की हर्डल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सी हर्डल्स? जो शायद उसने खुद क्रिएट की हैं। कैसे? यानी वो ये चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊं इन द फ्यूचर, और उसके लिए वो अभी से ही मेहनत कर रहा है। तो वो छोटी छोटी सी जॉब्स भी कर रहा है अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी कर रहा है। अपनी स्टडी को साथ साथ कैसे मैनेज कर रहा है, ये तमाम चीज़ें उसने इस चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि इन द फ्यूचर मुझे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब पहले जो पैराग्राफ है उसमें उसने डिस्क्राइब किया है कि द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स थे। कपल मतलब दो। ठीक है, कि पिछले जो यहाँ पर दो का मतलब दो नहीं, कपल का मतलब दो के सेंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ऐसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि पिछले कुछ साल। ठीक है, वो ये कह रहा है कि पिछले कुछ साल मेरे लिए एक बम्पी राइड की तरह गुजरे हैं। बम्पी राइड का मतलब होता है नाहमवार, मुश्किल रास्ता, मुश्किल रास्ते के तौर पर गुजरे हैं, जैसा कि मेरी एज के हर शख्स के लिए गुजरते हैं। क्योंकि टीन एज में बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स में बदलाव आ रहा होता है ना, आप बच्चे चाह रहे होते हैं कि हमें बड़ा कंसिडर किया जाए, बहुत सारी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो वो यही बात यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी मुश्किलों को देखा है, मेरा रास्ता बहुत दुश्वार गुजार रहा था, जैसा कि मेरी उम्र के हर शख्स के लिए होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि हर एक शख्स के अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर कोई टीन एज में, हर कोई नो उम्री के दौर में उन्हीं मुश्किलात से गुजरा होगा जिनसे कि मैं गुजरा हूँ। फिर वो डिस्क्राइब करता है कि हर शख्स ही अपने अपने तरीके से उन मुश्किलात से निपटा होगा। फिर वो ये बात कर रहा है अपने बारे में। वो कहता है कि मैं भी तो एक पार्टिसिपेंट हूँ, एक हिस्सा लेने वाला फ़र्द हूँ। किसमें? एक गेम में। कौन सी गेम? उसने ज़िंदगी को एक गेम कहा है। वो कह रहा है कि ये ज़िंदगी, ये गेम जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, इसमें मैं भी एक फ़र्द की हैसियत से शामिल हूँ, और मैं ये कहूँगा कि मैंने इस गेम में फ़र्स्ट पोजीशन पर आने के लिए सख्त मेहनत की, और वो कह रहा है कि मैंने इसको हासिल भी किया। अब वो ये बात लास्ट आपके जो लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा एक आउटलुक है, मेरा नुक्ता नज़र है ज़िंदगी को लेकर, शायद ये बुरा भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि हर शख्स ऐसे ही देखता होगा जैसा कि मैंने देखा इन सालों को। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। तमाम जो वर्ड हैं मुश्किल, वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं फर्स्ट पैराग्राफ के, आप यहाँ से देख के अपनी बुक पर राइट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ में है बेटा कि वो कहता है कि एज अ स्टूडेंट
कहता है कि एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। वो ये बात करता है कि मैं एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ। एक्टिव का मतलब सरगर्म, मुस्तैद, ठीक है। कहता है मैं पार्टिसिपेंट, एक भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने वाला फ़र्द मैं रहा हूँ एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ में भी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। वो ये कहता है कि मेरी स्टूडेंट होने की हैसियत से फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही ही थी कि मेरे स्कूल में बेहतरीन ग्रेड्स आएँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता था। और यहाँ पर फिर उसने डिस्क्राइब किए हुए हैं अपने तमाम वो एक्टिविटीज़ जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया और उसने विन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव का मतलब मैंने आपको बता दिया। वेल राउंडेड का मतलब होता है हमा सिफ्त। हमा सिफ्त कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ पाई जाएँ। सिफ्त का मतलब होता है ना खूबी, और हमा का मतलब होता है बहुत सारी। तो हमा सिफ्त का मतलब है कि बहुत सारी खूबियाँ, ऑल राउंडर जिसे हम कहते हैं ना, ये वो है। अच्छा, ये मैं आपको मीनिंग्स पहले ही बता रही हूँ बेटा, क्योंकि अब जब हमने ये करना है ना कि उसने किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ ये सारे नाम आपके पास आएंगे। तो बेहतर ये है कि आप पहले मीनिंग्स लिख लीजिए ताकि आपका पैराग्राफ समझने में आसानी हो जाए। सेकंड पैराग्राफ के मीनिंग्स हैं ये। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िले सतह, अकैडमिक, तालीमी, एक्सीलेंस, कारकर्दगी, तालीमी कारकर्दगी, ठीक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैनुल अज़लाई, बैनुल अज़लाई मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के जो दूसरे भी ज़िला हैं वो। डेक्लेमेशन, तकरीर, ये तकरीरी मुकाबला एक हुआ था। इनकरेजिंग, हौसलामंद। हाइकिंग, हाइकिंग कहते हैं कोहे पैमाई यानी पहाड़ों को सर करना, ठीक है, चढ़ाइयाँ चढ़ना। अवेयरनेस, आगाही, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ। वो ये कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में मेरा जो स्कूल के दौरानिया था ना, मैंने से बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा लिया और मैंने उसमें विन भी किया। अब वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि मैंने कायदे आज़म बैच में स्काउटिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, विन किया उसमें। उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था, कौन क्या है, हुज़ हु क्विज़ कंपटीशन हुआ था, ये उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हुआ था, ज़िले सतह पर। फिर वो बताता है कि मैंने शानदार तालीमी कारकर्दगी का अवार्ड एक हासिल किया था एसे राइटिंग कंपटीशन में और डेक्लेमेशन कंपटीशन में। 2011 की बात कर रहा है वो ये। उसके बाद वो ये बताता है कि मैं रीडिंग क्लब का भी मेंबर रहा हूँ 2 साल तक। फिर वही बताता है कि मैं उसी रीडिंग क्लब में ही एज ए सेक्रेटरी भी मैंने वर्क किया है पिछले 2 सालों में। फिर वो ये बताता है कि मैंने कुछ कोर्स भी, शॉर्ट कोर्स भी किए हैं और इसमें वो ये बताता है कि मैंने अवार्ड्स हासिल किए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जियोग्राफी में, एडवांस्ड अलजबरा यानी ट्रिग्नोमेट्री में। और इसके अलावा वो कहता है कि मैंने एक हौसला अफजा स्टूडेंट का इंकरेजमेंट अवार्ड भी हासिल किया था, हौसला अफजाई का अवार्ड भी उसने हासिल किया था। इसके साथ फिर वो बताता है कि मैं कुछ हाइकिंग क्लब के साथ भी मैं कुछ अर्से तक जुड़ा रहा हूँ, बिलोंग करता रहा हूँ। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब के साथ भी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब यानी आगाही, माहौलियाती आगाही के क्लब के साथ भी वो कुछ अर्से तक जुड़ा रहा है। इसके बाद वो बेटा बताता है कि इसके अलावा वो कहता है कि मैं एक प्रोग्राम था जिसका नाम था रीड विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ पढ़ो, कहते उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। और एक आखिरी काम जो इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, वह हमें अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से बता रहा है, वो ये है कि वो कहता है कि मैं एक दफ़ा किंडरगार्टन भी गया यानी छोटे बच्चों के स्कूल भी गया और वहाँ पर उन्होंने 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया भी था, ठीक है। यहाँ पर आपका बेटा ये सेकंड पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब है आपका थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में वो कहता है कि इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंस, गेन का मतलब है हासिल करना, ठीक है। हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, समझ बूझ और आज़ादी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आज़ादी की समझ बूझ हासिल करने के लिए आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years। प्रीसीडिंग का मतलब है गुज़िश्ता, गुज़िश्ता यानी पिछले। वो कहता है कि मैंने आज़ादी की और ज़िम्मेदारी की समझ बूझ को हासिल करने के लिए पिछले 2 सालों में बहुत से मुख्तलिफ काम किए। अब देखिए पहले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हमने ये देखा कि उसने अपनी तालीमी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया और थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहा है कि स्कूल लाइफ में ही उसने छोटे छोटे से जॉब्स की हैं। कौन कौन सी? वो ये कहता है कि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मैंने पहली जॉब की इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। फिर वो ये बताता है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब की। फिर वो ये कहता है कि मैंने एक डी की एकेडमी थी, वहाँ पर मैंने अपनी समर जो वेकेशंस आई थी मैंने उसमें जॉब की। वो ये कहता है कि मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन तमाम ने मुझे एक्सपीरियंस दिया, मुझे उन्होंने तैयार कर दिया मेंटली भी और फाइनेंशियली भी कि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ सकूँ। वो ये कहता है कि मुझे इन एक्सपीरियंस से क्या मदद मिली कि मैं ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ। अब मुझे जो मुस्तकबिल है वो परेशान नहीं करता, बल्कि मैं उसके लिए
मुंतज़िर हूँ, मैं अब उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे अपने फ्यूचर की फ़िक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 4 लास्ट पैराग्राफ है आपका इस चैप्टर का, और वही बताता है कि वो कहता है कि मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि मैंने वो टेस्ट हासिल कर लिया है। यहाँ पर टेस्ट का मतलब जायका नहीं होगा, यहाँ पर टेस्ट का मतलब या तो आप ज़ौक़ करोगे, ठीक है, ज़ौक़, टेस्ट का मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ज़ौक़, ठीक है, या तो फिर आप करोगे तजर्बा। ठीक है, वही कहता है कि मैंने वो तजर्बा या फिर वो ज़ौक़ हासिल कर लिया है जो कि हकीकी दुनिया के पास मुझे पेश करने के लिए है। अब ये क्या बात है, देखिए बेटा कि आप लोग घरों पर, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो आपको नहीं पता है कि असल ज़िंदगी के क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या मसाइब होते हैं, वो आपके पेरेंट्स को पता है। तो वो ये बात कर रहा है कि मैंने वो वाला टेस्ट जो हकीकी ज़िंदगी के पास है वो मैंने अभी से ही चख लिया है, मुझे पता चल गया है, मुझे वो तजर्बा हासिल हो गया है। वो ये कहता है कि मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं अपने पब्लिक हाई स्कूल से, अपने बोर्डिंग स्कूल से, अपने काम करने वाली जगहों से। वो कहता है मैंने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं और अब मैं कॉलेज लाइफ से गुजरने से भी पहले मैं रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं आगे ज़िंदगी के लिए, यानी अपने फ्यूचर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वो ये कहता है, आखिरी लाइन जो डिस्क्राइब कर रहा है ना, वो इससे पहले बेटा एक और लाइन आ रही है इंपॉर्टेंट। वो ये कहता है कि दैट दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी आपकी क्योंकि ये पैराग्राफ का निचोड़ है इसमें। तो वही कहता है कि ये जो पॉजिटिव आउटलुक है ना, यानी उसने ज़िंदगी की मुश्किलों का बर्दाश्त किया किसी भी तरीके से और उनमें सर्वाइव किया, तो वही कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव आउटलुक है, ये जो मस्बत तरक्की पाता हुआ, डेवलपिंग तरक्की पाता हुआ मस्बत नुक्ता नज़र है, पॉजिटिव आउटलुक है, वो कहता है इसने मुझे मोटिवेशन दी है, इसने मुझे तहरीक दी है, इसने मुझे पुश किया है कि मैं आगे बढ़ूँ। दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, वो तहरीक दी है जिसकी मुझे ज़रूरत थी आगे बढ़कर कामयाब होने के लिए। ठीक है, आखिरी सेंटेंस में वो अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी क्या हैबिट है। वही कहता है कि मैं कभी भी तर्क नहीं करता। गिव अप का मतलब तर्क कर देना, छोड़ देना। वही कहता है मैं कभी भी तर्क नहीं करता, मैं इरादा करता हूँ कि मैं परवाज़ करूँगा और मैं परवाज़ करने का इरादा करता हूँ चाँद तक। शूट का मतलब परवाज़ करना। कहते हैं मैं इरादा करता हूँ कि मैं चाँद तक की परवाज़, चाँद तक की उड़ान भरूँगा और मैं सितारों के दरमियान में कहीं जाकर रुक ही जाता हूँ। यानी सितारों, चाँद तक का वो एम अपना सेट करता है, तो वो कहता है कि मैं एटलीस्ट सितारों तक तो पहुँच ही जाता हूँ। तो ये लाइन हमें ये बताती है कि हमारे एम्बिशंस हाई होने चाहिए। अगर हम अपने डेस्टिनेशन तक ना भी पहुँच सके तो उसके करीब तो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन फिनिश होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। Okay, students, now we are going to start the question answers of the unit number 7 after the translation. So, very first question is, what are some distinctions of the writer? अब distinctions का क्या मतलब होता है हम कर चुके हैं कि नुमायाँ खुसूसियात, ठीक है, उसके अंदर नुमायाँ चीज़ क्या है। What are the some distinctions of the writer? Writer has great distinctions, उसकी बहुत ज़्यादा हमें खुसूसियात दिखती हैं। In academic कौन सी होती हैं, तालीमी। एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर कौन सी होती हैं, हम निसाबी, जो निसाब से यानी तालीम से रेलेवेंट होती हैं। अकडेमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ग्रेट डिस्टिंक्शंस हैं उसके पास। ही इज़ अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, वो एक वेल राउंडेड स्टूडेंट है, हमा सिफ्त स्टूडेंट है जिसके पास तमाम खूबियाँ हैं। हु हैज़ वॉन मैनी अवार्ड्स, जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग बोथ, दोनों में पार्टिसिपेट करके, इन एकेडमिक तालीम में भी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और गैर निसाबी, हम निसाबी सरगर्मियों में भी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज़ अ राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, किस तरह से राइटर ने अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजारी। ठीक है, द राइटर हैज़ स्पेंट हिज समर वेकेशन, उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारी बाय डूइंग डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ इकसाम की जॉब्स करके, इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ इदारों में। इसके बाद है व्हाट हैज़ ही गेन फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, उसे क्या मिला था अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जिसने तजर्बात किए थे, उससे उसको क्या हासिल हुआ था। समर जॉब एक्सपीरियंसेस हैज़ प्रिपेयर द राइटर, इन जॉब्स ने उसको प्रिपेयर कर दिया है, तैयार कर दिया है, मेंटली, जहनी तौर पर, एंड फाइनेंशली, और माली तौर पर भी। ही इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर नाउ, वो अब ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा समझदार है। ही इज़ नॉट रेडी, यहाँ पर अब नॉट नहीं आएगा बेटा, ही इज़ रेडी टू फेस हिज फ्यूचर, और अब वो बिल्कुल तैयार है अपने फ्यूचर का
सामना करने के लिए, ठीक है। वो उसके लिए परेशान नहीं है बल्कि इंतज़ार कर रहा है अपने फ्यूचर का। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू ह्यूमन फ्यूचर। अब ये वाले जो एक्सपीरियंसेस उसको तमाम हासिल हुए हैं, ये उसके फ्यूचर में किस तरह से काम आ सकते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल। अब ये देखिए क्वेश्चन में आपके आ रहा है आर, प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, बट क्वेश्चन आंसर में हम विल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये कहा गया कि किस तरह से उसके ये जो एक्सपीरियंसेस हैं कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब वो हेल्पफुल साबित कब होंगे, फ्यूचर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूचर का टेंस यूज़ किया है, ठीक है। दीज एक्सपीरियंसेस विल बी हेल्पफुल, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये उसके लिए मददगार साबित होंगे इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, बिकॉज क्योंकि द राइटर विल गेन एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि राइटर जो है वो हासिल कर लेगा, गेन हासिल कर लेगा अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ किस चीज़ की, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी की, यानी उसको समझ बूझ आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा मेरी जिम्मेदारी है, किस तरह से मैंने उसको निभाना है, मुझे आज़ादी है तो मैं किस हद तक इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये चीज़ उसने अभी से ही सीख ली है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द राइटर, विच ऑफ हिज क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड यू, कि राइटर जो है वो किस तरह का स्टूडेंट है और उसकी कौन सी क्वालिटीज़ है जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया। द राइटर इज़ एन इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड क्रिएटिव माइंडेड स्टूडेंट। जो राइटर है वो ज़हीन है, एम्बिशियस है, यानी उसके मकासद जो है वो बुलंद हैं, हार्ड वर्किंग है वो, और उसके पास एक क्रिएटिव माइंड है। ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ हैव इम्प्रेस्ड मी, इन तमाम खसूसियात ने मुझे मुतासिर किया है। बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इनको आपने नोटबुक पर राइट डाउन करना है, नोट्स रेडी करने हैं अपने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश बी पोर्शन एंड सो स्टूडेंट्स we are going to start the paragraph, translation paragraph number 15. Quite easy paragraph this is, easy to learn. The very first line beta for the paragraph is, अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड सबसे बेहतरीन दोस्त है। उसके वालिद एक उस्ताद हैं, हिज फादर इज़ अ टीचर। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। ही इज़ अ वेरी नोबल, नेक एंड ऑनेस्ट, ईमानदार मैन आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स, अनवर रहता है, क्वाइट नियर अवर हाउस, हमारे घर के करीब ही। उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हिज हाउस, उसका घर, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एंड ब्यूटीफुल, और ख़ूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ, आई गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर जाता हूँ। इन द इवनिंग, शाम को। हम इकट्ठे पढ़ते हैं, वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है, ही ऑलवेज गेट्स अ फर्स्ट, गेट्स अ फर्स्ट मतलब अव्वल आना, अव्वल पोजीशन हासिल करना। वो हमेशा अव्वल आता है इन द एग्जामिनेशन, इम्तिहान में। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। आपने देखा बेटा कि इसके अंदर या तो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ हो रहे थे या फिर आपके यूज़ हो रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। आसान पैराग्राफ है, जल्दी से लर्न हो जाएगा, इसको आपने अपनी नोटबुक पर रेडी करना है, ठीक है। अब हमने बेटा स्टार्ट करना है हमारा वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द verb exercise number 3. We are already have done the very first 2 exercises in the previous lectures and now we are going to start the verb exercise number 3. अब आपको ये पता है कि ये जो exercises होती हैं ये tenses based होती हैं और ये आपको कहाँ पर आती हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर का जो सबसे पहला पार्ट होता है ना आपका 5 मार्क्स का, ये वहाँ पर आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 है ना, इसमें आपके जो टेंसेज यूज़ हुए हैं 2 टेंसेज हैं और वो हैं, एक है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस आपको पता होना चाहिए पहले कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या। 9th क्लास में आप कर चुके हैं। यहाँ मैंने सिर्फ रैंडमली आपको एक आइडिया देने के लिए थोड़ा लिख दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हों नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड, तो फिर हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज वर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन आपको ये समझनी होगी, ठीक है। देखिए आपके पास जो पहला सेंटेंस आ रहा है, इट डैश टू रेन एन और अगो। अब चूंकि 1 घंटा पहले की बात हुई है, एन और अगो की बात हुई है,
मतलब पास्ट के बाद चली गई। अब अगर ये पास्ट में बात जा रही है तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमारे पास आंसर तो सिर्फ एक था। अब हम ऑप्शंस के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बिगन। तो सिंगुलर के साथ तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म सिंपल आती ही नहीं है। अगर सिंगुलर हो तो एसोरियस आना होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो तो भी एसोरियस आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर एसोरियस नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखें इट बिगन्स, अब यहाँ पर आ रहा है बिगन के साथ एस आ रहा है और ये सिंगुलर था। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो ये कंसीडर हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें एन और अगो की तो एन और अगो से शो कर रहा है 1 घंटा पहले, और अगर हम इट बिगन्स करते हैं तो ये बात हो जाएगी प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट और पास्ट तो नहीं हो सकता। अगर हम इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करें तो हम क्या कर, उर्दू में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? अगर हम बिगन्स यहाँ लगाएं तो 1 घंटा पहले बारिश होती है, सेंस ही नहीं बनी। सेंस क्या बनती है कि 1 घंटा पहले बारिश हुई और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला, आपका ये भी कंसिडर नहीं होगा, बिगैन सेकंड फॉर्म। अगर हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो अब मतलब बनता है सेंटेंस का कि 1 घंटा पहले बारिश हुई। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बता दिया, विच इज़ द वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपका जो ऑप्शन कंसिडर होगा दैट विल बी बिगैन। ठीक है, इसके बाद है बेटा हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर। आपके पास वोकैबुलरी वर्ड, आपके तो पेज नंबर है ग्रामर बुक पेज नंबर 164 पर आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। जो सेकंड आपका सेंटेंस है वहाँ पे जो वोकैबुलरी वर्ड है, यानी यहाँ पर जो वर्ड आना था ना वो है कम। अब कम की कौन सी फॉर्म आएगी या वो किस फॉर्म में आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर। अब अगर हम कम को देखें तो मतलब ये बनता है उर्दू में कि तुम कितनी देर पहले आए। अब यहाँ पर कितनी देर पहले आए हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि ये और कितनी देर पहले आए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने लगाना होता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पर लगा रहे हैं अगर, तो ये तो है क्वेश्चनिंग सेंटेंस। तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर डिड लगाना है और डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं क्या कम हो सकता है, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं हो सकता, रॉन्ग। ये देख लेते हैं केम। अब यहाँ पर मैंने ये वाली जो बात आपको कही थी कि यहाँ पर क्या हम सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं? हाउ लॉन्ग अगो यू केम हियर, नहीं लगा सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, इवन इन द इंट्रोगेटिव और द नेगेटिव सेंटेंसेस भी, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं। आपको हम यहाँ पर ग्रामर सिखा रहे हैं, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म लगा दोगे ना तो स्पीकिंग स्टाइल में तो आपका शायद सेंटेंस ठीक हो जाए कि हाउ लॉन्ग अगो यू केम हियर, तुम कब यहाँ पर आए। स्पीकिंग स्टाइल में आपका शायद एक सेंटेंस ठीक कंसिडर कर लिया जाए, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ग्रामर हमें ये कहती है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और पास्ट इंडेफिनिट का हो तो हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे फिर? हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हियर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये डिड आ गया, तो ये डिड यू कम हियर। ठीक हो गया। थर्ड सेंटेंस है बेटा आपका शी डैश एनी नॉइस। वेरी सिंपल, वैसे ही आसान है। यहाँ पर देख लेते हैं, हियरिंग विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। शी डिड नॉट हर्ड, डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, नॉट करेक्ट। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको यही बात ही, ये भी नहीं हो सकता। शी डिड नॉट हियर, उसने कोई आवाज़ ना सुनी, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा ये ठीक कंसिडर होगा। ठीक है, अच्छा अब बेटा आता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बिकॉज ये सेंटेंसेस पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको मैं एक और छोटी सी बात समझा देती हूँ। देखिए आपके पास इस एक्सरसाइज में 2 तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये वाला, यानी जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ब्लैंक है, और एक सेंटेंस आ रहे हैं आपके पास जिसके अंदर 2 ब्लैंक्स हैं, लाइक दिस। ठीक है, आपको भी एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, ये एप्लीकेबल हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल समझ ना आ रही हो, तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी ये चीज़। देखिए जो सिंगल है ना, सिंगल ब्लैंक है, अगर आपके पास सिंगल ब्लैंक इस एक्सरसाइज में आ रही है तो आप उसको कंसिडर कर लो खुद ही कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। वहाँ पर या तो सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो सिंगल ब्लैंक वाले सेंटेंसेस हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 के, सिर्फ इस एक्सरसाइज के, बाकी एक्सरसाइज पे इसको अप्लाई मत कीजिएगा। सिर्फ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 में जितने भी सिंगल ब्लैंक वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं उनमें आप
सिंपली बगैर इतने ज़्यादा जाने समझे भी आप सेकंड फॉर्म या तो फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिमांड। ठीक है, उसमें आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर किसी और ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका फोर्थ सेंटेंस है, ही डैश अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। अब अगर मैं आपकी एक्सरसाइज देखूँ तो एक्सरसाइज में जो आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स है ना, वो है एक राइड और यहाँ पर है मीट। अच्छा, अब इसको ना हम उर्दू में ट्रांसलेट करके देखते हैं। ही राइड अ बाइक, कैसे करेंगे? वो बाइक चला रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। अब हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना कि उसने बाइक चलाई जब उसका एक्सीडेंट हो रहा था, रॉन्ग सेंटेंस है, बोलने में ही गलत है। तो हमने क्या किया, हम उर्दू में जब सेंटेंस बोला तो वो बाइक चला रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, बाइक चला रहा था। आपको समझ में आ गया होगा कि रहा था का वर्ड आया है, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। अब अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? वाज और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब आपने इन ऑप्शंस में से देखना है कि कहाँ पर आ रहा है वाज, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो हमारे पास इस सी ऑप्शन में आ रहा है, ये देखो, वाज, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वाज राइडिंग। ठीक है, हमारी पहली डिमांड पूरी हो गई, वो बाइक चला रहा था। दूसरा है व्हेन ही मीट एन एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हुआ। अब उसका एक्सीडेंट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है, मतलब ये कि आपने यहाँ पर लगाना है सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म में आपने क्या देखना है कि मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेट। आप इन चारों में से देखोगे कि मेट कहाँ पर आ रहा है? मेट यहाँ पर आ रहा है। हमारे पास दोनों डिमांड सिर्फ इसी ऑप्शन में ही पूरी हो रही हैं, तो आप कंसिडर करोगे सी ऑप्शन को। ठीक है, इसके बाद बेटा फिफ्थ सेंटेंस आपके पास आ रहा है, ही डैश 20 मिनट्स अगो। ये भी सिंपल है, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना अभी कि अगर सिंगल ब्लैंक आ रही हो तो आपने सिंपल वहीं से देख लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पर लीव था आपके वोकैबुलरी वर्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर देखा कि तीनों ऑप्शन में से ये है जो कि सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट लगा देना है, वो 1 घंटा पहले गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास फिर ये 2 ब्लैंक्स वाला सेंटेंस आया, आई डैश टू द एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर। अब उर्दू में कर लेते हैं। उर्दू में करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं पड़ता। हमारी उर्दू लैंग्वेज क्योंकि हम बहुत यूज्ड टू हैं उसके, तो हमें फ़ौरन ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है। आई डैश टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जा रहा था जब मैंने उसे देखा। ठीक है, मैं एयरपोर्ट जा रहा था जब मैंने उसे देखा। अब जा रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसका मतलब कि हमने वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगानी है। तो हम देखेंगे वाज गोइंग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन निकल गया, 2 ऑप्शंस रह गए, वाज गोइंग, वाज गोइंग। अगली डिमांड देखते हैं, व्हेन आई डैश हर, जब मैंने उसे देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी सेकंड। आपने इन दोनों में से देखनी है सेकंड फॉर्म कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन भी कंसिडर नहीं होगा। ये दोनों डिमांड्स पूरी हो गई, तो आपका ऑप्शन जो सही कंसिडर होगा वो होगा वाज गोइंग। ठीक है, ये बेटा मैंने आपके 6 सेंटेंसेस आपका बाकायदा सॉल्व करके यहाँ पर समझा दिए हैं। बाकी के आपके जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं ना, वो हैं 15 टोटल। तो ये 6 आपके यहाँ पर आ गए। अब जो रिमेनिंग सेंटेंसेस है वो यहाँ से हम समझते जाते हैं, और ये ऑप्शन आपके मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप वहाँ पर अपनी बुक पर इसको सॉल्व करते जाइएगा। 7th सेंटेंस है बेटा आपका, द लाइट गो आउट व्हेन वी हैव डिनर। लाइट चली गई जब हम खाना खा रहे थे। ठीक है, जब हम खाना खा रहे थे तो लाइट चली गई, तो हमने वेंट आउट यानी सेकंड फॉर्म लगाई, और खाना खा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दिया, वर हैविंग। ठीक है, 8th सेंटेंस है, शी सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम। वो गाना गा रही थी जब मैं रूम में एंटर हुआ। गाना गा रही थी, वॉज सिंगिंग आना चाहिए, और उसके साथ एंटर हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, एंटर्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म। इसके बाद है आपका 9th सेंटेंस, आई मीट हर इन द प्लेन। सिंगल है आपका जो ब्लैंक है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे और मेट, आई मेट हर इन द प्लेन। ठीक है, इसके बाद है आई मेक टी व्हेन द डोर बेल रिंग, कि मैं चाय बना रहा था जब बेल बजी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। ठीक है, ये वही सेंटेंसेस मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, आपको समझ में आता जाएगा, क्वाइट ईजी दिस इज। इसके बाद है बेटा जी आपका नेक्स्ट 11th सेंटेंस, ही नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। सिंगल है और नॉट का वर्ड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड में लेकर जाओगे इसको, तो ही डिड नॉट रिप्लाई, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। 12th सेंटेंस है आपका, आई बाय दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो।
मैंने ये मोटरसाइकिल 1 महीना पहले ख़रीदी। सिंगल से ब्लैंक है, आई बॉट, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद है बेटा आपका 13th सेंटेंस, आई नॉट लिसन व्हेन यू टॉक। मैंने नहीं सुना जब तुम बात कर रहे थे। तो आई डिड नॉट लिसन, मैंने नहीं सुना जब तुम बात कर रहे थे, जब जिस वक्त पर तुम बात कर रहे थे वर टॉकिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद द फार्मर प्लो द फील्ड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। द फार्मर जो था, किसान जो था, वो खेत में हल चला रहा था जब बारिश शुरू हुई। तो आपने हल चला रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में गया, वाज प्लोइंग और स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म। ठीक है। लास्ट सेंटेंस है बेटा आपका, द बस मूव व्हाइल आई बोर्डेड। बस चल पड़ी जब मैं उसमें सवार हो रहा था। अब आप इसको इस तरीके से तो कर नहीं सकते हो कि जब मैं बस चल रही थी जब मैं उसमें सवार हुआ। चलती बस में तो सवार नहीं हुआ जाता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बस में सवार हो रहे हो और बस चल पड़े। तो आप इसको कैसे करोगे कि बस मूव्ड व्हाइल आई वाज बोर्डिंग इट। जब मैं उसमें सवार हो रहा था, बस चल पड़ी, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं उसमें सवार हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। बेटा यहाँ पर आपका वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 भी खत्म होती है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज को अपने बुक के ऊपर सोल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी यूनिट नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।